ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। बता दें कि लोकसभा चुनाव का पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है, जिसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत लोकसभा की सीटें शामिल हैं, जिसके मद्देनजर भाजपा कोर कमेटी की बैठक मुरादाबाद में की गई है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने भी भाग लिया है। बैठक में मुरादाबाद, रामपुर और संभल सीट को लेकर बातचीत की गई। इन सीटों पर विजयी पाने के लिए शाह ने पदाधिकारियों को कई तरह की जानकारियां भी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोर कमेटी की बैठक के दौरान 40 मिनट में लोकसभा चुनाव जीतने का मंत्र भी बताया। साथ ही मंडल की रामपुर, संभल और मुरादाबाद सीट पर वरिष्ठ नेताओं को अधिक ध्यान देने की हिदायत दी है। पार्टी की उच्च स्तरीय रिपोर्ट के अनुसार मंडल में रामपुर सीट पर कांटे की टक्कर है। दूसरे नंबर पर संभल लोकसभा सीट को रखा गया है। तीसरे नंबर पर मुरादाबाद सीट को रखा गया है। रामपुर को डी कैटेगरी, मुरादाबाद और संभल को सी कैटेगरी में अंकित करते हुए विशेष रणनीति अपनाई जा रही है। रामपुर उपचुनाव में भाजपा ने ये सीट जीत ली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा ये सीट हार गई थी। इसी प्रकार संभल और मुरादाबाद सीट भाजपा हार चुकी है। मुरादाबाद को लेकर भाजपा नेता ज्यादा खुशफहमी में थे, लेकिन अंदरूनी रिपोर्ट की जानकारी मिलने पर गंभीर हो गए। बताया गया कि मुरादाबाद को अभी और काम करने की जरूरत है। पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान सर्वे कराती रहती है, उनको नए फीडबैक भी मिलते हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा अमरोहा, नगीना और बिजनौर लोकसभा सीट को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है। हालांकि पार्टी के नेता चर्चा कर रहे थे, लेकिन उनका यह कहना था कि इस प्रकार की रिपोर्ट्स बाहर आने पर संबंधित नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। पीलीभीत लोकसभा सीट पर वरुण गांधी के मैदान से हटने के बाद दिग्गजों के बीच मुकाबला दिलचस्प होने के आसार हैं। सियासी मैदान में बसपा के अनीस अहमद खां को छोड़ दिया जाए तो भाजपा के जितिन प्रसाद और सपा के लिए भगवत सरन गंगवार के लिए यहाँ का ये रण बिल्कुल नया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हर बूथ को जीतने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को गुजरात मॉडल अपनाना होगा। विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ेंगे और हर बूथ को जीतने के लिए 300 परिवारों से संपर्क कर प्रधानमंत्री की चिट्ठी भी सौंपेंगे। 4-4 बार संपर्क कर मतदान कराने का भी काम किया जाएगा। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, ये जो गमंडिया गठबंधन है, अखिलेश यादव जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये कभी नहीं चाहते थे अयोध्या में राम मंदिर बने। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। मोदी जी ने एमएसपी पर आजादी के बाद सबसे ज्यादा खरीदी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, आज मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया हूं। 2014 में मैं भाजपा का प्रभारी था। मैं यहाँ आया था, कैराना से, मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से पलायन चालू हो गया। यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं। आपने 2017 में भाजपा की सरकार बनाई, योगी सरकार ने यहाँ पर गुंडों का आतंक बंद कर यहाँ पलायन रोका है और लोगों को सुरक्षित किया है।
आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से विकास पांडे जी जुड़ चुके हैं, सपा से मेराज और कांग्रेस से रितेश त्रिपाठी का। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से अभी आपने सुना, मेराज जी आपको हमारी आवाज आ रही है? मेराज जी सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरीके से अमित शाह ने ये बोला है कि घमंडिया गठबंधन जो है वो नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बने, मेराज जी जवाब दीजिए। जी बिल्कुल जी। देखिए, जो घबराहट भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी को हो रहा है, जो घबराहट अभी तो पश्चिम के वो खुल रहे हैं, मैं आपको ये मालूम होना चाहिए और पैनलिस्ट के सारे लोगों को मैं पहले धन्यवाद देता हूं इससे जुड़ने के लिए। अब ये भाजपा की घबराहट अब सामने तक आ रही है। जो मीडिया के साथी 80 की 80 सीटें देने की बात कर रहे थे, अभी तो पश्चिम का रुख खुला है। और किस मुकाबले में लोग हैं? मुरादाबाद हम लोगों ने जीता है, अमरोहा हम लोगों ने जीता है, हेलो जी जी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, आप जवाब दीजिए अपने। जी मैम, पीलीभीत जिस तरह से रामपुर में नंगा नाच किया गया है। हेलो जी आप बोलिए, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। जिस तरह से रामपुर में नंगा नाच करके चुनाव जेल में बंद करके आजम खां के वोटरों को न डलवा के, आपको चाहे वो अमरोहा का चुनाव हो, चाहे वो संभल का चुनाव हो, चाहे वो मुरादाबाद का सीट हो, ये सारी सीटों के सीट पश्चिम के लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है और उन्होंने सीट जिता के अगली बार भी इनका दावा वहां फैल रहा है। इस बार पश्चिम की सारी सीटें गठबंधन, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो अमरोहा हो, चाहे वो पीलीभीत हो, चाहे वो मुरादाबाद हो या रामपुर हो, पश्चिम की सीटें, मैम ध्यान लीजिए कि सारी की सारी सीटें उत्तर प्रदेश की अगली बार भी आई थी और इस बार बड़े मार्जिन के साथ आ रही है। जिस तरह पूर्वांचल में इस बार इनका कई जिला का खाता नहीं खुला, पूरा मऊ साफ हो गया, पूरा आजमगढ़ साफ हो गया, पूरा गाजीपुर साफ हो गया, 5 सीट बलिया से हम लोग निकाल के ले गए। पूर्वांचल अभी तो आप पश्चिम देख रही हैं, अभी 2 साल पहले ही चुनाव हुआ है मैम, 2 साल बाद जिले के जिले साफ हो गए। मुगालते में रहना लोग छोड़ दें, हमें नहीं लग रहा है कि इस त्रस्त जनता को प्रत्याशी खोजे नहीं मिल रहा है। आप 400 पार की बात कर रहे हैं और 400 बात तो छोड़ दीजिए, अभी तो इनके पास कुल 50-55 भाड़े के वो लोग आए हुए हैं। अमित शाह जी की घबराहट यूं ही नहीं बनी है, अमित शाह की घबराहट बनी है, इसके पीछे कारण है कि पूरा का पूरा जनता इनसे खराब हो गया है। 5 साल बाद अभी आप देख लीजिएगा, वो तो चुनाव बड़े आसानी का है। आप अभी कानपुर के बाद की सीट अभी अभी पूरा बुंदेलखंड बाकी है, अभी तो पूरा मध्य उत्तर प्रदेश बाकी है, पूर्वांचल बाकी है। परिणाम आने दीजिए, जनता रोज के रोज इस तरह की रिपोर्ट देगी। जी आपने सवाल किया है और आपने कई तरीके की जो एलिगेशन है वो भी लगाए हैं बीजेपी पर। विकास जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? जी विकास जी। धन्यवाद दादा जी। अगर आपके पास सर्टिफिकेट कहीं मिलते हो तो जरा हमारे समाजवादी पार्टी के और प्रवक्ता को दे दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी में है और चुनाव तक इंतजार करने के मूड में नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह, 2-3 चीजें बहुत समझने की जरूरत है। बहुत सम्मानित साथी हैं, जानते भी होंगे और समझते भी होंगे। अभी कह रहे थे हमारे साथी कि 2 साल पहले विधानसभा चुनाव 2022 का जिक्र किया और परिणाम को आधार मान लिया 2024 के लोकसभा चुनाव। अरे भाई, फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि 2012 में इसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार दी रत्ना जी, और फिर उसके बाद 2014 में क्या हुआ ये पूरा देश प्रदेश जानता है। इसलिए इस तरीके की बातें, गालिब कहते हैं मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, तो वो मन बहलाने के लिए समाजवादी पार्टी के लिए ये ख्याल अच्छा हो सकता है, लेकिन वास्तविकता से परे है ये सवाल। क्योंकि कारण मैं बता देता हूं आपको, राजनीति में कारणों का बड़ा योगदान होता है और मेरे साथी भी इस बात को समझेंगे और जानेंगे।
कारण नंबर 1 कि आज समाजवादी पार्टी के साथ पश्चिम में जिनका बड़ा जनाधार है आरएलडी, क्या समाजवादी पार्टी के साथ इस 2024 के चुनाव में है रत्ना जी? नहीं है। ये विशुद्ध रूप से एक बड़ा सवाल है और जिसे मुझे लगता है मेरे साथी भी नकार नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, पिछली बार आप बहुजन समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश के 3 सबसे बड़े राजनीतिक दलों में मुख्य दल है, बहुजन समाज पार्टी, वो आपके साथ थी, आप उसके साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़े, उसके बाद आप परिणाम को आधार बनाते हैं। क्या आज बहुजन समाजवादी पार्टी इनका हिस्सा है? क्या नहीं हिस्सा है। आप देख लीजिए कई ऐसी सीटें, आप अभी ये कह सकते हैं कि आज कांग्रेस हमारे साथ है। कांग्रेस कई ऐसी सीटें हैं जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी, उनके पास वोट नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर केवल एकमात्र रायबरेली सीट थी जो कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी बमुश्किल से। तो उसके बाद स्वयं राहुल गांधी अमेठी जैसा चुनाव हार गए। तमाम तरीके के आरोप आप लगाते हैं रामपुर के उपचुनाव को लेकर के। अरे भाई, आप ये क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि आपकी नाकामियों की वजह से जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया, और विश्वास जताने के बाद आज हम यहाँ खड़े हैं कि जनता ने किसी भी गैर कांग्रेसी सरकार को पहली बात तो पूर्ण बहुमत दिया और उसके बाद दोबारा उससे भी बड़ा बहुमत दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है रत्ना जी, जिसे मुझे लगता है ये पूरा देश और प्रदेश महसूस कर रहा है। शायद यही कारण है कि हमारे समाजवादी पार्टी के साथी आज तमाम मुगालपते पाले हुए हैं, लेकिन राजनीति आधारों पे होती है, तथ्यों पे होती है, और तथ्य आज इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुझे लगता नहीं कि आज समाजवादी पार्टी अपना मैनपुरी जैसा गढ़ भी अब बचा पाएगी। जी, ये बहुत बड़ा सवाल है मेराज जी कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी एक के बाद एक जो मुसीबतों में फंस रही है, ऐसा कहा जाता है कि वो जश्न मनाए उससे पहले ही ये कहा जाता है कि उनके पार्टी से कई जो कार्यकर्ता है वो उनका साथ छोड़ देते हैं। इंडिया अलायंस भी काम नहीं आ रहा है कहीं भी आपके, और जो जनता की बात की कि जनता का भरोसा है वो भी कहीं ना कहीं आप जीतने में नाकाम है। मेराज जी। जी मैम, अब मेरे साथी भाजपा के साथी को थोड़ा सा इतिहास का हम के तरफ ले चलते हैं। जी, ले जाइए। आप ये बताइए, मैं इतिहास की तरफ ले जाना चाहता हूँ। ये बताइए, मैं बड़े अदब से पूछना चाह रहा हूँ, अगली बार शिवसेना के साथ इन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव जीता, क्या इस बार इनके साथ है महाराष्ट्र में शिवसेना? ये अगली बार एनसीपी ने अलग चुनाव लड़ा, क्या इस बार एनसीपी है इनके साथ? आप बताइए। सवाल तो ये भी उठता है कि अगर भाजपा इतना कॉन्फिडेंट है तो वो क्यों विरोधी दल को जो इन्होंने मॉडल की बात की है शान के लिए कहा है इनकी घबराहट तो सुन लीजिए ना, इनकी घबराहट तो देख लीजिए। ये तो एक सीट वाले राजभर की, एक सीट वाले संजय निषाद की, 2 सीट वाले अपना दल की, 4 सीट वो लोक दल की, 3 सीट लोक दल की। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जहां इन्होंने अपना सजदा न किया हो, और जिसको किसी अगर इतनी ही बड़ी पार्टी का घमंड मुगालते में थे तो एक भी सीट से आप निश्चिंत होकर चुनाव लड़ाते। सिंगल वन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाला एक सीट पे समझौता कर रहा है। बिहार के सारे सभी 8 दल मिलके एक आदमी को हराने के लिए 8 लोगों से और 10 लोगों से आप जो है लगातार आप समझौता किए जा रहे हैं। गजब की बात कर रहे हैं। आपकी नैतिकता है और हम लोगों की नैतिकता नहीं है। आप गठबंधन कर रहे हैं तो इसको ठगबंधन हो जा रहा है, आप करे तो करेक्टर ढीला, हम करे तो। सवाल इस बात का नहीं है कि सवाल इस बात का है कि ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव और सभी चुनाव का नहीं है मैम। मैं पूरा करना चाहता हूं, ये चुनाव है संविधान बचाने का। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा। ये सवाल है संविधान बचाने का चुनाव है। इसमें जो मर्द हैं वही रुकेंगे, समाजवादियों का आंदोलन, लोहिया का आंदोलन। अगर लोक दल के साथी हम लोग चौधरी चरण सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, अगर चौधरी चरण सिंह क्या मजबूरी रही होगी ये तो लोक दल के लोग बताएंगे। लेकिन आज सवाल इस बात का है, सुश्री मायावती जी अगर नहीं आ रही हैं, अगर संविधान बाबा साहब के बचाने के लिए नहीं साथ में आ रही हैं, तो ये सवाल उनका है, ये सवाल समाजवादियों का नहीं है। लेकिन आज पूरे देश में ये सवाल आम चुनाव का नहीं है। जिस तरह सारी एजेंसियां मिलके लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं,
चाहे वो झारखंड का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो दिल्ली का मुख्यमंत्री हो, आप अदला से एक प्रत्याशी आ जाए, आप लोग तुरंत उसके पे ईडी और सीडी भेज देंगे। इस चुनाव को आप मामूली समझ रही हैं? ये चुनाव संविधान बचाने का है, ये आम चुनाव नहीं है। ये भले राजनीतिक लोग ना समझें, लेकिन जनता इस बात को समझ चुकी है कि अगर राजनीति में संविधान बचेगा तो कोई सरकारें आएंगी और जाएंगी। आज चुनाव संविधान बचाने की हो रही है, आज ये आम चुनाव नहीं हो रहा है मैम। ये बात हम कर, इस नाते घबराहट मची है कि जनता तो अब हमारे संविधान पे ही सवाल कर रही है, अब मेरा क्या होगा, इस बात का सवाल है। कौन दल आया, कौन दल चला गया, सवाल इस बात का नहीं है। जी हेलो जी आपकी सवाल इस बात का हो रहा है। तो इस बात की चर्चाएं लोग ये समझ रहे हैं कि अगर चाहे वो रेल हो, चाहे वो LIC हो, चाहे वो बीमा हो, चाहे वो कुछ हो, और जिस राशन की बात कर रहे हैं उस राशन को भी आप चुनाव बाद देख लीजिएगा, हर व्यक्ति को अंगूठा लगा के भी ये देख। खाद्य सुरक्षा बिल क्या कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं पास की थी? उसी का ये देन तो भुना रहे हैं। आप इस बात को समझ लीजिए, पूरी अभी तो शुरुआत है। जो आंकड़े आ रहे हैं, आप मीडिया के सहारे और ईडी के सहारे आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। आप ईडी और मीडिया आपको नहीं इलेक्शन जिताएगी, जनता वोट करके चुनाव जिताएगी, जनता वोट करके। और जनता ये जान चुकी है ये साधारण चुनाव नहीं है। अगर ये चुनाव हम लोग चूक गए तो संविधान, क्योंकि इन लोगों का 2 बार का दंगा नाच देख चुका है। जो इन्होंने सत्ता पाने के बाद जनता के साथ किया है, उस जनता का जवाब देने का समय आ गया है। तो मेरा जी क्या लगता है कि जिस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं को गुजरात मॉडल अपनाने की बात कही है शाह जी के द्वारा, और ये भी कहा गया है कि विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा और हर बूथ को जीतने के लिए 300 परिवारों से भी संपर्क कर प्रधानमंत्री को जो है चिट्ठी भी सौंपा जाएगा, कितना कारगर ये साबित होने वाला है? ये कुछ भी कर ले मैम, आप देहात में आइए, भाजपा के प्रवक्ता महोदय ये शहर के एयर कंडीशन में रहते हैं, हम लोग देहात में रहते हैं, आम लोगों से जुड़े हैं, हम लोग किसान मजदूर की लड़ाई लड़ते हैं। किसान मजदूर ये जान चुका है ये सरकार संविधान खत्म करने जा रही है। जी विकास जी, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ कहा गया कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान का पालन नहीं किया जा रहा, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खत्म होने वाला है। और जिस तरीके से ग्राउंड की बात की गई है कि हम काम को लेके वोट मांगते हैं जनता से, और जनता भी समझ गई है कि उसे वोट किसे देना है, क्योंकि हाँ बात सही है, आम चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री हम अपना चुनने वाले। जी रत्ना जी, 2-3 चीजें बड़ी अजीब लगती हैं जब समाजवादी पार्टी के साथी ऐसी बातें करते हैं। आप देखिए संविधान बचाने कौन निकला है? वो समाजवादी पार्टी जिस समाजवादी पार्टी के अंदर स्वयं संविधान नहीं। आप बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी मुझे केवल ईमानदारी से बता दे कि पिछले 10 सालों में कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए हैं उसने, यादव परिवार के अलावा, केवल एक परिवार के अलावा। अरे भाई, यादवों में ही कोई दूसरा यादव दिए हैं क्या? किसी और वर्ग से, किसी और जगह से कोई यादव दिया है क्या? आपने पिछड़ा डरिए मत, मैंने धैर्य से सुना, डरिए मत। मेरा आग्रह हाथ जोड़ करके कि मुझे डर बहुत लगता है, खासतौर से समाजवादी पार्टी के साथ मुझे डर बहुत लगता है। रत्ना जी, इनसे आग्रह कर लीजिए, मुझे सुन लें, डिबेट ना खराब करें जी, मुझे सुन लें श्रीमान जी, मेरा आग्रह है। नहीं, बिल्कुल आप बोलिए। तो 2-3 चीजें हैं। तो संविधान बचाने की बात आज कौन कर रहा है? वो समाजवादी पार्टी कर रही है कि जिस पार्टी के अंदर स्वयं संविधान नहीं है। आप पहली 11-12 सीटें डिक्लेयर करते हैं, उसमें 6 नाम आपके परिवार के होते हैं। 50% कोटा समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जी के परिवार का विशुद्ध रूप से होता है। दूसरी चीज, आपको संविधान बचाने की अगर बात करनी थी तो श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के पास कभी बैठे होते अगर अखिलेश यादव जी, तो आज इस तरीके की बातें नहीं करते, खासतौर से कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद। रत्ना जी, ये वही कांग्रेस है जिसने समर्थन हासिल करने के लिए श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज कर दिया। ये वही कांग्रेस है। क्या वो संविधान सम्मत था? तो मुझे लगता है कि आज अगर संविधान बचाने की बात समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर के कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मैं पक्के दावे के साथ कह सकता हूं कि श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी को बड़ी ठेस लगेगी जब आज उन्हें ये पता लगेगा कि संविधान बचाने की बात
वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर के कर रही है, जिस कांग्रेस पार्टी ने उसी संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए माननीय श्रद्धेय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा कर। तो आज संविधान बचाने निकला कौन है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, जो मुझे लगता है ये पूरे प्रदेश और देश की जनता जानती है, बहुत अच्छे से जानती है, समझती है। दूसरी चीज अभी हमारे साथी कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात कही कि सुभाषपा से गठबंधन है, एक एक दो दो सीट वालों के साथ नतमस्तक हो रहे हैं। अरे भाई, ये भारतीय जनता पार्टी है, आपको नहीं पता? हम 2014 में भी अपना दल के साथ गठबंधन में थे, 2019 में भी अपना दल के साथ गठबंधन में थे, और 2024 में भी हम अपना दल के साथ गठबंधन में है। लेकिन मुझे समाजवादी पार्टी से ये पूछ लीजिएगा कि 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था विधानसभा चुनाव में, दो युवाओं की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में कमाल मचाने की कसम खाई थी, क्या हुआ? चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म। उसके बाद दो सबसे बड़े विरोधी मायावती जी ने अपनी उन तमाम इज्जत को जिन्होंने तार तार किया उनको भुला दिया, और भुलाने के बाद एक गठबंधन हुआ बुआ और बबुआ के बीच। क्या हुआ? 2019 का चुनाव खत्म और गठबंधन खत्म। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग जब भारतीय जनता पार्टी पे ऐसी बातें करते हैं तो जनता बहुत खिलखिला के हंसती है, और जनता जानती और समझती है। रत्ना जी, यथार्थ में आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जब हमारा नेता ये कहता है कि हम 350 घरों में जाकर के जनसंपर्क करेंगे, हम 350 लोगों से संपर्क करेंगे, हम 370, अरे भाई ये हमारे काम करने की पद्धति है। आपके पास तो कार्यकर्ता ही नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी चलाते हैं आप लोग, एक परिवार की पार्टी है। गिने चुने अगर स्टार प्रचारक भी आप उठा करके देख लेंगे तो मुझे गारंटी करता हूँ पहले 3-4 नामों में केवल परिवार के ही नाम शामिल होंगे। आप देख लीजिएगा इनको उठा करके, चाहे आप कांग्रेस उठा लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी उठा लीजिए, और चाहे आज आप बात करते हैं कि हमारे साथ शिवसेना नहीं है, हमारे साथ एनसीपी नहीं है। अरे भाई, पार्टी तो टूटते बहुत देखी होंगी रत्ना जी, आपने भी राजनीति में, और हमारे साथी ने भी देखी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं देखा होगा कि पूरी पार्टी के 90% विधायक, 90% सांसद दूसरी तरफ चले जाए। तो फिर बात जी विकास जी बात ठीक है, बात आपकी समझ में आ गई, लेकिन सवाल यही है फिर से कि जब इतना कॉन्फिडेंस है, जो 400 पार का जो नारा लगाया जा रहा है, तो ऐसे में क्या जरूरत है जो विरोधी दल है उनके कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का? आप तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है रत्ना जी। हमारी विचारधारा से जो भी समर्थन व्यक्त करेगा, हमारी विचारधारा में शामिल होना चाहेगा, हमारी विचारधारा में स्वागत है, ये पहले समझ लीजिए। और ये भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नहीं है कि हम नहीं, हम अछूते हैं। अरे भाई, हम भी सब सारे लोग इसी देश में रहते हैं ना, सारे लोग इसी देश में रहते हैं। जो सनातन को मानेगा, जो सनातन में विश्वास रखेगा, वो आएगा भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब जो सनातन का विरोध करेगा वो कहां जाएगा, ये पूरा देश जानता है रत्ना जी। तो ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी को शामिल करने के लिए हमारा विशुद्ध रूप से पैमाना है कि हमारी विचारधारा को मानिए, हमारे कार्यक्रमों को मानिए, हमारे नेतृत्व को स्वीकारिए। जी ठीक है विकास जी हम आएंगे, मेरा जी आपको भी जवाब देने का मौका देंगे हम, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता शुभम अवस्थी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शुभम, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले बार बार पार्टियों का जो ये आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो तो बढ़ता ही जा रहा है, और ऐसे में अभी कई आरोप लगाए जा रहे हैं, इंडिया अलायंस काम नहीं आ रहा। वहीं बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बीजेपी डर गई है और इस वजह से वो अभी विरोधी दलों को भी शामिल कर रही है। वहीं कांग्रेस ने देश का नाम खराब किया है। मोदी जी लाइव थे बिहार से, उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि लालटेन में युग में ले जाना चाहते हैं, लालू प्रसाद यादव को निशाना बनाया है। क्या कहेंगे इस पर? घटना मैं आपको जानकारी दे दूं कि दूसरे चरण के मतदान नामांकन प्रक्रिया आज से समाप्त कर दी गई। प्रथम चरण के मतदान 20 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में होने हैं। इस तरह की सियासी हलचल इस बार लोकसभा चुनाव में चल रही है, काफी दिलचस्प चल रही है। विगत पिछले हफ्ते जिस तरह अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात की, उसके बाद मुरादाबाद में जिस तरीके से प्रत्याशियों के नाम बदले गए, उसी तरीके जस्ट कल मेरठ में जिस तरह से प्रत्याशी बदला गया, उसको लेकर समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज सुबह बड़ी बैठक हुई। वहीं समाजवादी पार्टी कार्यालय में
लगातार अतुल प्रधान का जिस तरह से टिकट मेरठ से काट दिया गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी खेमा एक तरफ परेशान था। वहीं जिस तरह से इस बार का लोकसभा चुनाव घटना चल रहा है, मैं आपको बता दूं, बीएसपी ने पूरे समीकरण बदल दिए हैं। पिछली बार की बात बता दूं आपको, 2019 के आंकड़े, जब बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था, तब बहुजन समाजवादी पार्टी की 10 सीटें आई थी, वहीं समाजवादी पार्टी की केवल 5 सीटें आई थी। इस बार जिस तरह इंडिया अलायंस एनडीए से लड़ रहा है, कहीं ना कहीं जिस तरह से जब मायावती प्रत्याशियों की सूची जारी करती हैं, उसके बाद से समाजवादी खेमे में हलचल मच जाती है। लगातार जिस तरह से आवाजें आ रही थी समाजवादी पार्टी में, धीरे धीरे प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो रहा था। बदायूं से जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव का नाम आया चर्चा में, उसके पहले धर्मेंद्र यादव का आया, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट में आदित्य यादव का नाम चल रहा है। शिवपाल सिंह यादव अपने बेटे को चुनाव लड़ाना बदायूं से चाहते हैं। जिस तरह से मेहनत से अतुल प्रधान का टिकट काट दिया गया, उसी तरह समाजवादी पार्टी की बात करें, बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें, एनडीए की बात करें, इस बार का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। रत्ना जी शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हम आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल अगला सवाल मिराज जी से लेते हैं। मिराज जी, जिस तरीके से बार बार जो बदायूं सीट को लेकर के जो हलचल थी, मिराज जी आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। तो जिस तरीके से शिवपाल यादव ने बिना किसी सहमति से, बिना बातचीत किए अपने बेटे आदित्य का नाम घोषित किया था, पार्टी में ही कहीं ना कहीं चीजों को लेकर के बात बन नहीं रही है और ऐसे में लोकसभा चुनाव जीतना मुश्किल सा लग रहा है। कोई मुश्किल नहीं है मैम, कोई मुश्किल नहीं है। लोकतांत्रिक पार्टी है और इसमें आप हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे कि ये दल परिवार की पार्टी है। ये लोग ऐसी बात जब कहते हैं, जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं तो ये मने हंसी की ही बात है। आप जरा बता दीजिए, अभी इन्होंने बिहार में समझौता किया चिराग पासवान से, उनके घर से 6-6 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लोग से 6-6 लोग चुनाव उन्हीं के परिवार से लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मांझी जी चुनाव उनके पुत्र, उनका बेटा लड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप चलिए, आप यहां आ जाइए उत्तर प्रदेश में, राजभर हैं, उनके पुत्र हैं, संजय निषाद है, उनके पुत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जहां से भी उठा के देख लीजिए। अब आपके आंकड़े में गिनाते चलूं तो शाम हो जाएगी, पता चल रहा है कि जितने एमपी हैं उनके पुत्र हैं या उनके पिता हैं। आप लोग जब कर रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जनमत से अगर एक राजनीतिक दल इलेक्शन लड़ रही है, जनमत से एक इलेक्शन लड़ रही है, तो आपको ये बात ऐसा लग रहा है। और रह गया सवाल, हलचल भाजपा के खेमे में मची रही है। आपको मैं बता दें, वहां से अगली बार भी जनता चुनाव जीत के भेजी है, इस बार भी जनता चुनाव जीत के भेजेगी और इस बार उससे ज्यादा ऐतिहासिक वोट से चुनाव जीत के भेजेगी। जी, बार बार ये बात कही जाती है, जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस को बार बार ये कहा जाता है कि वो परिवारवाद पे चुनाव लड़ता है, परिवार के लोगों को ही आगे करता है। लेकिन जब सेम चीज बीजेपी करती है तो बीजेपी इस चीज को क्यों नहीं एक्सेप्ट करती है? जी विकास जी, जवाब दीजिए मेराज जी के सवालों का। देखिए मैम, एक बात और, मैं प्लीज 1 मिनट 1 सेकंड में बात खत्म करूं। आप भाई साहब ने सवाल किया था, हमारे भाजपा प्रवक्ता ने, कि भारतीय जनता समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष क्यों नहीं बदले जाता। मेरा भाई साहब से एकमात्र सवाल है, जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जरा कितने दलित आपके अध्यक्ष बने, कितने आपके पिछड़े अध्यक्ष बने? भाई साहब 1-2 नाम बता देंगे तो थोड़ा हम भी अपना मेमोरी सही कर लेंगे। हो सकता है मुझे याद ना हो। लक्ष्मण किससे आते हैं आपको शायद पता नहीं है। बंगारू लक्ष्मण किससे? बंगारू लक्ष्मण एक तथाकथित कहने के लिए हुए, कुछ दिन के लिए उन पे क्या आरोप लगा, पैसे लेते पकड़े गए, पैसे लेते पकड़े गए। ये बात सारी मीडिया जानती है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कहने के लिए, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कहते हैं कि मुहर्रम में बचे। ये कहीं पैसे लेके नहीं पकड़े गए हैं श्रीमान, पैसे लेके अगर पकड़े गए होते और पैसे लेके अगर हटाए गए हो तो बता दे जरा। पूरा देश जानता है भाई, पूरा देश जानता है। आप जरा आप बंगारू लक्ष्मण को एक कुछ महीना छोड़ दीजिए जरा सा। ये पहली जब सूची आई तो उसमें आधे नाम तो इनके परिवार के थे, क्योंकि परिवार फर्स्ट
श्रीमान से निवेदन है कि 1925 से ये भारतीय जनता पार्टी 100 साल पूरे करने जा रही है। क्या उसको दलित पिछड़े एक ही अध्यक्ष, चाहे शरद पवार जी की पार्टी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी जी की पार्टी हो, ये सब फैमिली फर्स्ट का नारा देने वाले राजनीतिक दल हैं। इनके लिए फैमिली फर्स्ट है और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े अपराधी जो बन रहे हैं। मेरा निवेदन आपसे है श्रीमान भक्ता परोक्ता महोदय, मेरे एक सवाल का उत्तर कि 25 से लेके 2025 तक मेराज जी थोड़ा आपकी आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा अपना नेटवर्क सही करके, आपका नेटवर्क थोड़ा इश्यू कर रहा है मेराज जी। मेराज जी जी बोलिए। बहुत कट रही आवाज इनकी जी। मैं 1925 से लेके 2025 की बात हम कर रहे हैं, 2025 की बात कर रहे हैं। तो आप 100 साल में कुछ महीनों की बात छोड़ दी, वो भी दलित प्रधानमंत्री, दलित अध्यक्ष बना, उसको भी पूरी मीडिया देखी, पूरी देश की जनता देखी, उनको कैसे पैसे उछाल के पैसे लेने वाले बात हो रहे। ये तो इनका मैं इनसे जरा पूछ रहा हूँ, मेराज जी आपकी आवाज थोड़ी सी, एक पिछड़े का नाम बता रहे हैं। मेराज जी आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ रही है, आप अपनी बात रखिए लेकिन आपकी आवाज थोड़ी नहीं आ रही। विकास जी तब तक आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को काफी चीजें ऐसी हैं जो उन्हें धक्का लग रही हैं। अब जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा, समाजवादी पार्टी के अंदर एक घोर निराशा का माहौल बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव और सत्ता में आई, तब हमने 428 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को लड़ाया था, जिसमें 282 प्रत्याशी जीत करके आए और लगभग 31.5% वोट ऑफ शेयर हमको मिला। उसके बाद 2019 में जब हम चुनाव में आए तो हमने 436 प्रत्याशी उतारे मैदान में, जिसमें 303 प्रत्याशी हमारे जीत करके आए और वोट ऑफ परसेंटेज हमारा काफी बढ़ गया और लगभग 38% वोट हमें प्राप्त हुआ। ये दिखा रहा है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का रुझान सकारात्मकता के साथ बढ़ रहा है। हम 2019 के बाद के चुनाव में आप देख लीजिए, 2019 के बाद धारा 370 आज भूतकाल बन गई है। ये भी बड़ा विषय है। आज देख लीजिए, आज राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया है। ये कब संभव हुआ? जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। बहुत सारे ऐसे विषय, आज हम दुनिया में 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गए हैं और संकल्प के साथ जा रहे हैं कि हम भारत को दुनिया की 3रे नंबर की इकोनॉमी बनाएंगे। हम अपने काम के, हम फिर कहते हैं रत्ना जी, नीति, नियत और नेतृत्व, हम इनके बल पे जनता के बीच जाते हैं। विपक्ष के पास अपना कुछ नहीं है बताने के लिए सिवाय प्रोपेगेंडा फैलाने के। शायद यही कारण है कि इधर उधर की बात करते हैं, इधर उधर की चीजें करते हैं। मैं फिर कहता हूं, कुछ नहीं बचा है इनके पास, जनता में कोई आधार नहीं है। आप आलम देखिए कि बदायूं जैसी सीट से हार का डर है ये रत्ना जी। बदायूं जैसी सीट से जिन चाचा के भरोसे अखिलेश यादव 2024 में बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, उन चाचा ने लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि बदायूं हार जाएंगे और ये बड़ी भारी बेइज्जती होगी। इसलिए अपने बेटे को आगे कर दिया कि वो हार भी जाएगा तो भी कोई बात नहीं, नया है, हम ये कह करके पल्ला झाड़ लेंगे। तो ये तय है कि समाजवादी पार्टी ये जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आगे, उसके कार्यक्रमों के आगे और हमारी नेतृत्व के आगे कहीं ठहरने वाले नहीं है ये दल। ये दल अपने परिवार को पोषित करने वाले राजनीतिक दल हैं, ये अपने भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले राजनीतिक दल हैं। ये सारे के सारे दल, आप ये इत्तेफाक नहीं हो सकता रत्ना जी कि जो भी दल आज इंडी गठबंधन का हिस्सा है, चाहे आप ममता बनर्जी जी से ले लीजिए, ममता बनर्जी के बाद कौन उनकी कमान संभाल रहा है पार्टी का? उनका भतीजा। क्या ये इत्तेफाक हो सकता है कि वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है? कांग्रेस पार्टी आप देख लीजिए, परिवारवाद की जननी, पीएचडी की हुई वो पार्टी कि जिनके यहां परिवारवाद ही पार्टी है, तो वो दल आज इंडी गठबंधन का हिस्सा है। लालू प्रसाद यादव आप देख लीजिए, परिवारवाद। लालू जी के बाद किसने संभाली बिहार को? जब लालू जी जेल जाएंगे तो सत्ता किसके हाथ आएगी? राबड़ी देवी के। जब लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो कौन संभालेगा पार्टी को? तेजस्वी यादव। आप देख लीजिए आज। और यही स्थिति आम आदमी पार्टी की है रत्ना जी।
अरविंद केजरीवाल जेल की हवा खाने क्या गए कि नाम निकल करके किसी कार्यकर्ता का नहीं आया, नाम निकल करके किसका आया? उनकी पत्नी का। क्या राजनीतिक हैसियत है सुनीता केजरीवाल की? ये रत्ना जी आप बहुत अच्छे से जानती हैं, ये सारे के सारे राजनीतिक दल जो आज इंडी गठबंधन का हिस्सा है, ये अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने कुनबे को बचाने के लिए आज एक हुए हैं कि कैसे न कैसे नरेंद्र मोदी जैसी चट्टान से इन्हें टकराना है और इन्हें चूर चूर हो जाना है, ये तय मान लीजिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी वो सूरज है, उसके ऊपर जब आप धूल फेंकोगे तो वो धूल वापस इन्हीं के चेहरे में जब आकर के गिरती है तो अपना चेहरा साफ करने लगते हैं। जी ठीक है, जी ठीक है विकास जी। मेराज जी से भी एक सवाल लेते हैं। मेराज जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? मेराज जी बिल्कुल। अब मैम सुन लीजिए जरा, इन्होंने परिवारवाद पे बड़ा लंबा ये बोल रहे हैं, जरा सा इनसे पूछ लिया जाए। बीसीसीआई का चेयरमैन अमित शाह का बेटा रहेगा, उन्हीं का बबुआ रहेगा। एक बार आप भी किसी कार्यकर्ता को बना बीसीसीआई भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जानकारी मैंने सुना। अब मेरा निवेदन है, क्रिकेट नहीं खेले लेकिन बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे, वही शरद पवार जो आज इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं, वही शरद पवार बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, वही जगमोहन डालमिया जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे, जो क्रिकेट का सीन नहीं जानते थे, बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे हैं। अध्यक्ष ही मैं कहा श्रीमान, अध्यक्ष ही कहा। अगर कहीं से बात, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन रहे हैं? शरद पवार का भी बता दीजिए ना, मैं भी वही कह रहा हूं भाई साहब। क्या रहे हैं? कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर क्या रहे हैं? तो हमको जरा सा ये परिवारवाद की ये परिभाषा न बताएं तो बेहतर है। आप बात सुनिए, ये लालू प्रसाद यादव की बात कर रहे हैं। जिन लालू यादव ने पिछड़ों को, आप बता दीजिए 92 से पहले का बिहार, जो बिहार गए हैं वो ध्यान से देख लीजिए, क्या कोई सामंती किसी पिछड़े को कुर्सी पर बैठने देता था? क्या किसी चेयर किसी कुएं से पानी हिम्मत थी? आप लालू यादव की देन है। और किसी की मजाल कोई पानी नहीं भरने दे, किसी की मजाल है क्या कि किसी पिछड़े को चप्पल नहीं पड़ने दे? किसी की मजाल है क्या किसी दलित को जो है? ये परिवर्तन आया है 90 के बाद, ये है लालू यादव। इसका नाम, ये लालू यादव नहीं है, ये आंदोलन है, ये पिछड़ों का मसीहा है। और मैं बताने आपको, ये पार्टी आप कह रहे हैं लगातार घबराहट जा रही है। समाजवादी पार्टी का सिंबल लेके पश्चिम से चाहे जो आ जाए, आदित्य यादव आ जाए, शिवपाल यादव आ जाए, वो हम लोगों के शीर्ष नेता हैं। और जहां से भी आएंगे लगातार इनको घबराहट दिखनी शुरू हो जा रही है। इनको घबराहट वो पड़ गई है। आप चुनाव, मैं बताया, ये चुनाव साधारण नहीं रह गया है कि आप घर से लिखवा के लाए कि मैं वोट दे दिया हूं। जनता और मीडिया एक बात जान लीजिए, जनता को इस बार संविधान बदलने वाले को बदलना है। इस बार वो पिछड़ा जो अपमान का घूंट सह के और किसी तरह नई जिंदगी लाया था और किन्हीं कारण से हम लोगों को हरा दिया। और आप ये बता रहे थे कि हम लगातार दूसरी बार जीते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 92 के बाद से 1992 के बाद से आपका रिटर्न 2017 में हो रहा था। आप बता दीजिए कि कहां आपकी सरकारें 20-20 साल तक गायब रहीं। और आप हमको अगर एक चुनाव हार गए, परवीन साकिर का शेर है, मलाल है मगर मलाल इतना थोड़ी है, ये आंख रोने के सितब से लाल थोड़ी है। हमेशा हार जाना, हमें जीत जाना ये कमाल थोड़ी है, हार के भी मुस्कुराना ये तो कमाल है। तो हमेशा आप जो है, हम लोग हार भी जाएंगे तभी जनता के बीच वही बातें। 20-20 साल तक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबों में ये गायब रहे। 2019 में ये देश की पहली ऐसी सरकार चुनी गई कि मात्र इनके पास 29 से 30% वोट आया, सबसे कम विपक्ष। और ये सारे अभी मैंने बताया कि जितनी भी राजनीतिक दल है अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ी। जनता ने इन लोगों पे यकीन नहीं किया, जनता ने आप लोगों पे यकीन किया और हम लोगों को विपक्ष में बैठाया। जनता का आदेश सर माथे पे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अब वो जनता ये दोबारा चुनाव जीत के और अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि और टकटकी लगाए ये विपक्ष को देख रही है कि IIT, IIM, आप बता दिए कितनी संस्थाएं ये बनवा दिए कि आज जितने भी विदेश से लोग जा रहे हैं और जितने भी ये काम हुआ है, आप नए काम आप बता दीजिए, कितने यूनिवर्सिटी खोले हैं आप, कितने क्या किए हैं।
आप सिर्फ और सिर्फ आप एक कोई ऐसा कानून नहीं बताए हैं, राइट टू उसका सूचना का अधिकार कांग्रेस की देन है, और उस समय जो गठबंधन था उसकी देन है। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं, लगातार इनका मत प्रतिशत गिरा है, और श्रद्धेय अटल जी की आत्मा जहां भी होगी कोसती थी। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि ये सरकार जो है राजधर्म का पालन नहीं कर रही है? ये उन्हीं का कथन है, ये मेरा कथन नहीं है। क्या श्रद्धेय अटल जी का ये बयान नहीं है, जिसको हम सभी अपना नेता मानते हैं? और उनके वो कभी चुनाव जीतने के लिए और किन्हीं राज्यों के लिए इस तरह के कभी शब्दों और इस सब तरह का जो आज चुनाव चल रहा है, ये संविधान बचाने की बात चल रही है। और माननीय अटल जी अगर धरती पे होते तो सरकार से इस्तीफा दिलवा दिए होते। मैं इतना विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जो ये काम कर रहे हैं लोग, आप बताइए, लगातार ये पार्टी के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। गजब हाल है भाई। ऐसा पार्टी और ऐसी लोग, सरकार ही मालिक है। अब उसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। अब तो सर के बाल छीले ही जा रहे हैं, गिनती हो ही जाएगी। अब तो पूर्वांचल अब पश्चिम से शुरू हो रहा है, एक एक घर। अब ये लोग नतमस्तक भी हो जाए तो जनता बताएगी। और को हटा संविधान का जो उन्होंने सबको, सारे विपक्ष को जो जेल भेज दिए, सारे लोगों को जो जेल भेज दिए, विपक्ष का आने दीजिए। इलेक्शन आ रहा है, धीरे धीरे सारी कलई खुल रही है। ये तो विपक्ष बार बार कहता है कि जिस तरीके से अगर कोई स्ट्रांग कैंडिडेट अगर सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाता है तो उसको ईडी सीबीआई का इसकी धमकी दी जाती है, डराया धमकाया जाता है और उसे चुप करा दिया जाता है। जिस तरीके से सीएम केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी गिरफ्तारी हुई है, और फिर हेमंत सोरेन का जो केस था, और अब जब उनकी पत्नियां आ रही हैं मैदान में, तो ऐसे में परिवारवाद का बार बार मुद्दा उठता है। जी विकास जी। देखिए रत्ना जी, उनके पांव के नीचे जमी नहीं है, और कमाल देखिए कि उनको यकीन नहीं है। समाजवादी पार्टी के आधार खत्म हो चुका है इस उत्तर प्रदेश के अंदर। कारण, आपने बदायूं में प्रत्याशी बदल रहे हैं, मुरादाबाद में प्रत्याशी बदल दिए, मेरठ में 3-3 बार प्रत्याशी बदलेंगे, उसके बाद बागपत में आप प्रत्याशी बदलेंगे। तो ये तो अल्टूराम और पलटूराम पार्टी के लोग हैं, तो ये अलट पलट करने में विश्वास रखते हैं। तो अभी अलट पलट में ही बिजी हैं, चुनाव तब तक हो जाएगा, ये अलटते पलटते रहेंगे, इनके पास कुछ नहीं है। आज रामपुर के चचा जान का हाल लेने गए, बेचारे इतने साल जेल में रहे, कभी हाल लेने नहीं गए श्रीमान अखिलेश यादव जी। इसी का रोना रो रहे थे ना वो। उन्होंने इसीलिए कहा था ना कि उन्होंने इनकार कर दिया था अखिलेश यादव से मिलने से, याद कर लीजिए वो दौर। लेकिन आज चुनाव आया तो रामपुर के चचा जान भी याद आ गए। लेकिन ये सब देश और प्रदेश की जनता जानती और समझती है। दूसरी चीज, सरकारों को लेकर के जब इस तरीके की बात होती है रत्ना जी, तो सरकारें पूर्व में भी रही हैं। ऐसी सरकारें इस देश ने देखी हैं कि जिन सरकारों की संस्कृति दंगा संस्कृति बन गई थी इसी उत्तर प्रदेश में। 300 से ज्यादा मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, अमरोहा, इन्हें दंगा कैपिटल तक कह दिया गया। ये किसकी सरकारों में हुआ? आज अमन चैन के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश रह रहा है। ये कब संभव हुआ? जब प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यह भी तो इनके देखने की बात है। इनके चश्मे से आप देखिए, सावन के अंदर को हरा हरा दिखता है, तो परिवारवादी पार्टी के लोगों को तो हर तरफ अपना परिवार दिख रहा है। अरे भाई, आप कन्नौज से अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाए, जो वो कन्नौज है रत्ना जी, जिस कन्नौज को अखिलेश यादव अपना दूसरा घर कहते हैं। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव भी धड़कने बढ़ी हुई हैं, जानते हैं कि वो कन्नौज से हार सकते हैं, इसलिए डर के मारे कन्नौज नहीं लड़ने आ रहे हैं अखिलेश यादव। डर की वजह से शिवपाल जी ने पाला बदल लिए, अपने लड़के को आगे कर दिया। एक डर है, ये डर नहीं है तो और क्या है रत्ना जी? आप बहुत लेकिन शिवपाल जी का कहना है कि उन्होंने आदित्य जी का नाम इसलिए आगे किया है क्योंकि वो चाहते हैं कि देश का युवा आगे बढ़े, एक इंस्पिरेशन हो, इस वजह से आदित्य यादव का नाम है। देश का युवा अतुल प्रधान के रूप में आगे नहीं बढ़ सकता है, टिकट बदल देंगे। देश का युवा, इनके यहाँ अन्य लोग भी हैं, अभिषेक मिश्रा हैं, उनके रूप में आगे नहीं बढ़ सकता है। देश का युवा बढ़ेगा तो रामगोपाल के पुत्र के रूप में, देश का युवा आगे बढ़ेगा तो शिवपाल जी के पुत्र के रूप में, देश का युवा इनके रूप में आगे बढ़ेगा। यही मैंने कहा था। ये अभी अपने ही बात पर स्वयं आते चले जाएंगे। जनता बहुत अच्छे से जानती है इन राजनीतिक दलों को, और शायद आज इनकी
वास्तु स्थिति जनता बहुत अच्छे से जान गई है रत्ना जी। यही कारण है, आप कहते हो मेरा परसेंटेज, पहली बात तो आंकड़े दुरुस्त कर आया करिए, मेरा आग्रह है, थोड़ा जानकारी कर लीजिए। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 31.5% वोट मिला था और 2019 में हमें 38% वोट मिला इस देश के अंदर और 330 सीटें जीत करके आए। दर्द यही है, हम वो राजनीतिक दल हैं रत्ना जी जिन्होंने विपक्ष से और संघर्ष से सत्ता तक का सफर तय किया है। हम जानते हैं अंत्योदय क्या होता है, हम जानते हैं कार्यकर्ता की पीड़ा क्या होती है, हम जानते हैं आम जनता को क्या जरूरत है, क्योंकि हमने वो सब देखा है अपनी इन्हीं आंखों से। चाहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हो। हमारा राजनीतिक आधार है, राजनीतिक दर्शन है एकात्म मानववाद। इन राजनीतिक दलों के पास कोई आधार है ही नहीं। एक तरफ पीडीए ले आएंगे और इन्हें यही नहीं मालूम जिन लोहिया की विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हो वो इस पीडीए के, श्रीमान अखिलेश यादव के राजनीतिक पीडीए के सबसे बड़े विरोधी थे, श्रद्धेय लोहिया जी। उन्होंने कहा था जाति तोड़ो समाज जोड़ो। अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं? सत्ता जोड़ो समाज तोड़ो। तोड़ो समाज, कोई दिक्कत नहीं है समाज टूट जाए, लेकिन सत्ता जुड़ जाए कैसे भी करके, चाहे कांग्रेस से गठबंधन करना पड़े, जिन्होंने श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी और उन्हें विवश होकर के समर्थन देना पड़ा कांग्रेस को, और चाहे अन्य कोई विषय रहा हो, लेकिन केन प्रकारेण सत्ता आ जाए। यही तो मैं कहता हूं कि ये अपने विचारों से भटके हुए राजनीतिक दल हैं, चाहे आज समाजवादी पार्टी हो और चाहे अन्य कोई राजनीतिक दल हो। भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से, मैं फिर कहता हूं आपसे, हम जनता को केंद्र में रख करके काम करने में विश्वास रखते। मैं गारंटी के साथ एक बात कहता हूं रत्ना जी, आप लिख करके रख लीजिए, ये दो चीजें हैं जिनके आगे पूरा विपक्ष आज नतमस्तक है। एक है भारतीय जनता पार्टी और दूसरा है मोदी जी की गारंटी। इन दो चीजों के आगे पूरा विपक्ष आज नतमस्तक खड़ा हुआ है, किसी की कोई चल नहीं रही है, क्योंकि जनता उस बयार में आज उनके साथ चल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, आपने सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेराज जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुद्दे की चर्चा में बातचीत करने के लिए। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष पर बार बार उम्मीदवार ना घोषित करने का बार बार ये एलिगेशन लगता है कि जो पार्टियां हैं, जो सरकार है, बीजेपी है, वो अपना विपक्ष जो उम्मीदवार है वो घोषित कर रही है, लेकिन वही अलायंस है, विपक्ष पार्टियां अपना उम्मीदवार घोषित भी नहीं कर पा रही हैं। बार बार अपना जो है लोकसभा सीटों से उम्मीदवार बदल रहे हैं और अपने काम पर भरोसा एक तरफ दिखा रही है बीजेपी, जो 400 पार का नारा बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ लगा रही है। लेकिन बार बार ये भी सवाल उठता है कि अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस है तो उनको दूसरी पार्टियों के पास क्यों जाना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि 17 लोकसभा क्षेत्र के लोग शामिल हुए हैं इसमें, जहां केंद्रीय गृह मंत्री की बैठक में जो बैठक की गई थी उसमें मुरादाबाद, रामपुर, नगीना, बिजनौर, सहारनपुर, बुलंदशहर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा सहित 17 लोकसभा क्षेत्र की कोर कमेटी के लोग शामिल हुए हैं। जहां बता दें कि अब नई जमीन पर दिग्गजों का मुकाबला देखना काफी दिलचस्प हो रहा है, और क्यों ना हो, क्योंकि बता दें कि भाजपा ने जहां एक तरफ जितिन को मौका दिया है तो वहीं ने सपा ने पिछड़ा और बसपा ने मुस्लिम चेहरे पर दाव लगाया है। खैर, सपा के लिए ये जो लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं हमेशा बढ़ती हुई दिखाई देती है, और ऐसे में हर पार्टी अपनी प्रत्याशी घोषित कर रही है, अपना उम्मीदवार घोषित कर रहा है, लेकिन सपा कहीं ना कहीं अभी भी चीजों को लेकर के क्लियर नहीं है, वो अभी भी कंफ्यूज्ड है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सपा की असली रणनीति क्या है और कैसे वो इस चुनाव में अपनी बागडोर को संभाले रखती है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए केकेडी न्यूज।